अध्याय 8 दंडनीति और न्यायशास्त्र। जब समाज में अनुशासन डगमगाने लगे, जब अन्याय अपने पांव पसारने लगे और जब सत्य को दबाने की कोशिश की जाए, तब राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक ऐसी दंडनीति जो न केवल अपराधियों को सजा दे बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश भी दे कि अधर्म और अपराध का कोई स्थान नहीं। मनुस्मृति का 8वां अध्याय इसी दंडनीति और न्यायशास्त्र पर आधारित है, एक ऐसा शास्त्र जो समाज को संतुलित, न्यायपूर्ण और मर्यादित बनाता है। आइए गहराई से समझें इस अध्याय के मुख्य बिंदु। विभिन्न अपराधों के लिए दंड। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि अपराध चाहे किसी भी प्रकार का हो, दंड अवश्य दिया जाना चाहिए, परंतु यह दंड अंधा नहीं होना चाहिए। यह विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हर अपराध की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार उसका दंड तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, चोरी के लिए एक कठोर सजा निर्धारित है, लेकिन यदि वह चोरी भूख से मजबूर होकर की गई हो तो राजा को दया दिखाते हुए सजा को कम करने का अधिकार होता है। हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, मिथ्या गवाही, ब्राह्मणों का अपमान या धार्मिक स्थलों का अपवित्रकरण ऐसे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानते हुए मनुस्मृति ने इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया है। इस अध्याय में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद या जाति का दुरुपयोग करता है और अपराध करता है तो उसकी सजा और भी अधिक कठोर होनी चाहिए, क्योंकि यदि उच्च पद पर बैठे लोग अपराध करें तो समाज पर उसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति दंड को केवल प्रतिशोध का साधन नहीं मानती, बल्कि वह इसे सुधार और शिक्षण का माध्यम मानती है। अपराधी को सजा देने का उद्देश्य यह है कि वह अपने अपराध का पश्चाताप करे और समाज में अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो। यही दंडनीति का सार है, न्याय में कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन। ऋण, व्यापार विवाद और संपत्ति विवाद। समाज का आर्थिक ढांचा तभी मजबूत रह सकता है जब उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और न्याय हो। मनुस्मृति ने ऋण, व्यापार और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं पर अत्यंत व्यावहारिक और सटीक दिशानिर्देश दिए हैं। ऋण के मामलों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो वह उसका समय पर भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऋण नहीं लौटाता तो वह दोषी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि ऋणदाता अत्यधिक ब्याज वसूलता है या धोखाधड़ी करता है तो वह भी अपराधी है। न्याय दोनों पक्षों के प्रति समान भाव रखता है। व्यापार विवादों में मनुस्मृति कहती है कि किसी भी व्यापारिक समझौते का उल्लंघन या धोखा देना एक बड़ा अपराध है। जो व्यापारी तौल तराजू में धोखा देता है, झूठे वादे करता है या वस्तुओं की गुणवत्ता में मिलावट करता है, उसके लिए आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार तक का प्रावधान है। संपत्ति विवादों में, चाहे वह भूमि विवाद हो, विरासत का मुद्दा हो या संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा मामला हो, न्याय का उद्देश्य है संतुलन और सत्य की स्थापना। मनुस्मृति यह निर्देश देती है कि संपत्ति विवादों का निपटारा केवल दस्तावेज, गवाह और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, न कि भावनात्मक या जातिगत पक्षपात से। गवाह और प्रमाण की भूमिका। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा होते हैं गवाह और प्रमाण। मनुस्मृति इस बात को अत्यंत गंभीरता से लेती है। यदि गवाह झूठ बोलता है तो वह अकेले किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन ही नहीं बर्बाद करता, बल्कि वह पूरे समाज की न्यायिक नींव को हिला देता है। मनुस्मृति के अनुसार गवाहों का चयन करते समय उनकी सत्यनिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और निष्पक्षता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल वही गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो न तो पक्षपाती हों और न ही किसी स्वार्थ से प्रेरित। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसे भी उतना ही कठोर दंड मिलना चाहिए जितना असली अपराधी को दिया जाता है।
इसी प्रकार प्रमाण, चाहे वह भौतिक हो, दस्तावेजी हो या परिस्थितिजन्य, उसके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। राजा या न्यायाधीश को तब तक कोई सजा नहीं सुनानी चाहिए जब तक सारे प्रमाण पूर्णतः स्पष्ट न हो। मनुस्मृति का यह पक्ष हमें आज की न्याय व्यवस्था में भी देखने को मिलता है, जहां सबूत और गवाही को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। झूठे मुकदमे और जुर्माने। मनुस्मृति की एक विशेषता है कि वह समाज की हर कुटिल प्रवृत्ति को पहचानती है और उसके लिए उचित दंड निर्धारित करती है। झूठे मुकदमे दाखिल करना, बेबुनियाद आरोप लगाना या किसी निर्दोष को फंसाना, ये सभी गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करता है और बाद में सिद्ध हो जाता है कि उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध, ईर्ष्या या किसी को अपमानित करना था, तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह जुर्माना केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी है कि न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति यहाँ पर एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत करती है। जो व्यक्ति न्याय का दुरुपयोग करता है, वह समाज का सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि कोई और समाज में ऐसी कुटिलता का साहस न करे। झूठे मुकदमों से न केवल निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होता है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया, समय और संसाधनों का भी अपमान होता है। इसलिए जुर्माने की राशि समयावधि के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि समाज में एक नीतिपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत हो सके। मनुस्मृति का यह 8वां अध्याय केवल एक शास्त्रीय निर्देश नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी है कि न्याय, अनुशासन और सत्य के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। दंडनीति केवल एक कठोर हथियार नहीं, बल्कि वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है, जो समाज को दिशा देता है। चोरी हो या हत्या, व्यापार हो या ऋण, गवाही हो या प्रमाण, हर पहलू का संतुलन और न्यायपूर्ण संचालन ही समाज को सभ्य बनाता है। दंड तब ही सार्थक है जब वह धर्म के अधीन हो, और न्याय तब ही प्रभावी है जब वह बिना पक्षपात के हो। झूठे मुकदमों और न्याय का दुरुपयोग करने वालों को यदि समय पर रोका न जाए, तो वे पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर सकते हैं। इसलिए हमें इस महान ग्रंथ से सीखते हुए अपने जीवन और समाज में न्याय, सत्य और विवेक के मूल्यों को अपनाना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें एक सभ्य, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राष्ट्र की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर हम न्याय की मशाल को आगे बढ़ाएं, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।